प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे युवा प्रवासी तौर पर बाहर जाते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं तो हमें राजस्थान के प्रति उनकी क्या आस्था रहती है, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि युवा जब बाहर जाकर बड़ा बिजनेसमैन बनता है और वो फिर राजस्थान आता है तो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं उस युवा के बारे में कि बाहर जाके इसने कैसे काम किया, कैसे अपना ईमानदारी से के साथ बिजनेस किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा। लेकिन उनका लगाव राजस्थान के प्रति कितना होता है वो भी हमें देखने लायक होता है कि राजस्थान से को छोड़कर जब बाहर जाते हैं तो वहाँ कर्म भूमि के प्रति उनकी आस्था ज़्यादा बढ़ जाती है और जन्मभूमि में जब उनको सिर्फ आने के लिए तीज त्यौहार मिलते हैं तो उसी में आते हैं। तो आज हम आपको ऐसे युवा से बात करवाते हैं जो राजस्थान की जड़ जमीन से आज भी जुड़ा हुआ है, बाहर प्रवासी रहते हुए भी अपनी राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के कल्चर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते रहे, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम आपसे बात करते हैं सुमेर इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड के सुमेर जी से, जो राजस्थान से बाहर आकर अपना बिजनेस करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आप राजस्थान टीवी के माध्यम से हमें सभी जो राजस्थान प्रवासी है उनको आप उनका कल्चर, उनका नेचर, उनका बिजनेस, क्या गांव से जुड़े हुए हैं, कैसे गांव से निकले और कहां तक आए हैं, उसके बारे में आप दिखा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मेरा जीवन का परिचय देता हूँ आप। नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, युवा जब बाहर जाकर अपने आप को स्थापित करता है वहाँ पे और अपनी एक नई जन्म कर्म भूमि बनाता है वहाँ पे और बिजनेस करता है तो राजस्थान का निश्चित तौर पर वो नाम रोशन करता है। लेकिन जब युवा राजस्थान से कट ऑफ होता है तो कैसा फील करता है अपने मन के अंदर, क्योंकि कर्म भूमि पर रहते हुए जन्मभूमि की याद जरूर आती है, लेकिन जन्मभूमि के लिए वो क्या करता है। आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाते हैं जो राजस्थान की कल्चर संस्कृति को भी अपने अंदर समाये हुए हैं और राजस्थान की कल्चर संस्कृति कैसे बढ़े उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और बिजनेस के अंदर उन्होंने एक नया आयाम भी बनाया अपना। आज हम बात करें सुमेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सुमेर जी से। सुमेर जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं और आप बड़ौदा कब आए। सबसे पहले धन्यवाद राजस्थान टीवी का। मैं राजस्थान से नजर आपकी सामने इनकी भाई की तरफ देख के बात। मैं राजस्थान से 2001 में बाहर आया था और फिर मैंने बहुत छोटे होने की वजह से मैंने सर्विस की और फिर सर्विस करने के बाद में 2003 में मैंने बड़ौदा आया। पहले मैंने बॉम्बे था, फिर कर्नाटक में था, फिर बड़ौदा आके मैंने मेरा काम स्टार्टअप किया, मैंने काम सीखा और फिर यहाँ से ही मैंने मेरा काम स्टार्टअप किया। तो आप बड़ौदा से काफ़ी जगह घूम के आए, कर्नाटक घूम के आए, मुंबई घूम गए, तो बड़ौदा का चयन आपने कैसे किया यहाँ पे। पहले जब कर्नाटक में था तो मुझे वहाँ का थोड़ा लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होता था। फिर मैं वहाँ से मुंबई आया। मुंबई में थोड़ी ट्रेन और ये सब ट्रैफिक देख के मैंने सोचा कि भी मैं कहीं थोड़ा सेफ स्पेस में जाऊँ। फिर मैंने वहाँ से बड़ौदा सोच किया और फिर बड़ौदा मेरे अंकल थे, उनके पास आके मैंने यहाँ पे काम चालू किया। तो आपने बड़ौदा में अपने जीवन की शुरुआत कैसे की? कोई जॉब किया था पहले या फिर आपने सीधा ही बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ? नहीं, पहले मैंने मेरे अंकल के साथ में मैंने खुद कारपेंटरी वर्क स्टार्ट किया, काम सीखना चालू किया और फिर 2-3 साल उनके पास में काम सीखा और उसके बाद में मैंने मेरा खुद का प्रोजेक्ट लेना शुरू किया। तो आप जैसे विश्वकर्मा समाज से हैं तो कहीं यही कारण है कि आप इंटीरियर बिजनेस के अंदर ही आप आए? मेरा पहले से शौक था कि मैं फर्नीचर का काम करूं। मेरे पिताजी ने फर्नीचर का काम नहीं किया था क्योंकि वो खेती बाड़ी में लगे हुए थे और बाकी मेरे परिवार वाले, पूरे फैमिली वाले इसी लाइन में थे। सब अच्छे लाइन पे थे और सबका अच्छा सेटअप था। खाली मेरा अकेले का ही ऐसा नेचर था कि मैं इस काम में आऊँ तो मुझे कुछ मेरे पिताजी को काफ़ी सपोर्ट कर सकूँ और काफ़ी उसको आगे बढ़ा सकूँ। तो फिर मैंने ये काम सीखने के बाद में मेरा पहले से रुचि था कि यही काम सीखूँ। तो फिर मैंने 3 साल सर्विस करने के बाद में यही काम पे आया और यही काम स्टार्टअप किया। बड़ा आपने एजुकेशन वगैरह कहाँ पे की और कितनी की? मैंने एजुकेशन मेरे गांव से 5वीं तक की, फिर 5वीं से 6वीं अलग 3 किलोमीटर गांव के दूसरे गांव में की। फिर मैंने वहाँ से मेरे ननिहाल में 9th तक पास की और 9th करने के बाद में 2014 में मैंने 10वीं की एग्ज़ाम पाली में दी। ये बिजनेस के साथ साथ मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैंने पढ़ाई पहले से परिस्थिति खराब होने की वजह से पढ़ाई नहीं की, फिर भी मुझे ऐसा था कि मैं पढ़ाई करूँगा। तो लास्ट ईयर मैंने 10th की एग्ज़ाम दी और 10th में 75 मार्क्स से बड़ौदा से अप डाउन करके मैंने एग्ज़ाम पास की। तो जैसे आपने बड़ौदा में अपना कैरियर चुना राजस्थान को छोड़ के, तो राजस्थान को जब छोड़ के आए, माता पिता वहाँ रह रहे थे, आप यहाँ रह रहे थे,
कभी ऐसा कुछ अलग फील हुआ आपको, लगा कि भी नहीं बड़ौदा भी नहीं है, माता पिता को परिवार को छोड़ के बाहर आना, एक मतलब अलग वातावरण के अंदर रहकर बिजनेस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो माता पिता को छोड़ के हर आदमी जब बाहर आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि उसको छोड़ के कैसे जाऊँ। लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमें हमारी कर्म भूमि और जन्मभूमि के दोनों को बीच में रख के हमें कहीं ना कहीं तो कुछ कर्म करना है। तो कर्म करने के लिए, वही मजदूरी करने के लिए, वही मेहनत करने के लिए हम बड़ौदा चूज किया। तो बड़ौदा में आके आपने कैसे अपने आप को स्थापित किया, क्योंकि यहाँ काफ़ी संघर्ष आपने किया, काफ़ी अकेले रहे हो, अकेले रहकर इस वातावरण में आप पले बड़े हो और फिर आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया, तो ये सफ़र आपको कैसे लग रहा है? सफ़र देखो, सफ़र में दो टाइप के जरिए होते हैं। सफ़र करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, लेकिन एक हौसला भी होना ज़रूरी है। सफ़र तो हर लोग तय करते हैं, लेकिन हौसला होना चाहिए। उस हौसले में अगर बुलंदी है तो आदमी कभी पीछे नहीं हटता है। मैंने जब 2001 में आया था तो मेरे पास साइकिल नहीं थी। साइकिल के लिए भी मुझे कुछ कहीं से दूसरे से पैसा लेना पड़ा था कि मैं साइकिल कैसे लूँ और कैसे काम करूँ। 2001 से मैंने खुद का काम चालू किया। ऐसे ऐसे जब मैंने काम परिस्थिति में काम किया कि आप मुझे अगर मेरे फोटोग्राफ देखो तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे आपने इतनी मेहनत की है। क्योंकि मुझे पहले से ही काम का बहुत शौक है। मैं हर चीज़ में सक्सेस हूँ, हर चीज़ में सक्सेस हूँ। जब तक जिस चीज़ में सक्सेस नहीं होता हूँ तब तक मैं उस चीज़ को सहन से नहीं छोड़ता हूँ। और मैंने 2001 से 2005 तक मैंने मेरे खुद के पर्सनल नाम पे काम किया। फिर 2005 से 2008 तक छोटे छोटे काम शुरू किया। फिर 2010 में मैंने मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की और आज मैं 2016 में ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सिटी में काम करता हूँ। तो जैसे हमारे युवा सोचते हैं भाई परिस्थितियां जैसे बात उनके बराबर मुताबिक नहीं हो तो युवा है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कहीं लगता है आपको परिस्थितियां चाहे कहीं भी हो, कैसी भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला हो तो आप आगे बढ़ सकते हो? बिल्कुल सही बात है आपकी कि परिस्थितियां कभी कभी हमें उलझा भी देती है कि हमें ये करे या वो करे, ये करे या वो करे। लेकिन अपना फोकस वहीं पे होना चाहिए जिस चीज़ पे जाना है, जिस चीज़ को फोकस करना है, जिसको पाना है, तो उसी तक हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें यही काम करना है और उस पर ही पहुंचना है। उसमें काफ़ी परिस्थितियां आएगी भी सही और उसमें झेलना भी पड़ेगा, लेकिन उस फोकस को नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तो अपने जैसे काफ़ी शहरों में आप काम करते हो, उनके किन किन कंपनियों के साथ आप बड़े लेवल पे काम करते हैं? मैं आजकल फार्मास्यूटिकल की इंडिया की सबसे पुरानी 110 साल पुरानी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है, उसके साथ मैं पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सीए टायर से, केसी इंटरनेशनल से, अमोली ऑर्गेनाइज, काफ़ी बड़ी बड़ी जो इस फील्ड में है उसमें काम कर रहा हूँ। तो आपको ये सब करने के बाद जब आप पीछे अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, जब आपके पास पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे और आज जब आप बड़ी बड़ी बिजनेसमैन कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है कि एक वो समय था और एक ये समय, क्या अंतर महसूस करते हो आप उसके अंदर? अंतर तो बहुत है उसमें। बहुत अच्छा लगता है कि हमने यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें और भी आगे पहुँचना है। अभी हमारा मंजिल पूरा तय नहीं हुआ है, हमें तो उसको काफ़ी आगे बढ़ाना है। अभी तो ठीक है, आजकल के इस इंडस्ट्री में काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई, काफ़ी मशीनरी आ गई। हम जब स्टार्टअप किए तब हमारे पास एक कटर मशीन का भी प्रॉब्लम था कि कटर मशीन कैसे आती है, कैसे चलती। अभी इस बिजनेस में बहुत जरिए हैं जो इसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे सक्सेस करने के लिए हमें खाली युवाओं को मेहनत करनी है और उसके ऊपर विजन हमारा करना है कि हम किस विजन से इसके ऊपर सक्सेस होंगे। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो आज इस बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी और डिजाइन दो बहुत महत्व रखती है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजाइन जब आप किसी को देते हो तो उसी पर डिपेंड करता है आप कितना आगे बढ़ रहे हो। तो ये सब जो आप कर रहे हो इसमें काफ़ी मशीनरी भी, हार्ड मेहनत जो है वो कम हो गई है कि मशीनरी आने से हार्ड मेहनत भी, तो इन सब चीज़ों को करने से कहीं लगता है आपको कि भाई आप ज़्यादा जल्दी फास्ट वर्क कर रहे हो? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब हमारे पास 100 आदमी होते हैं, 100 आदमी का काम आजकल मशीनरी, अकेली मशीन ही काम कर देती। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन में कुछ नहीं करना, आपको सॉफ्टवेयर डालना है, आपका काम फिनिश होकर बाहर निकलेगा। इस तरीके तक की आजकल टेक्नोलॉजी और मशीनरी आ चुकी है। तो हमें उसके ऊपर काम करना है और हमारे युवाओं को उस लेवल तक ले जाना है जो कि पढ़े लिखे नहीं है। आजकल पढ़ाई की हर चीज़ में ज़रूरत है, ताकि वो सॉफ्टवेयर कौन चलाएगा, ताकि वो कंप्यूटर पे कौन डिजाइन बनाएगा। वही हमारे युवाओं की जो जरूरत थी पहले काम करने की थी, आज अभी उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा काम करना है, मशीनरी के द्वारा काम करना है, कंप्यूटर के द्वारा काम करना है, लेकिन मेहनत तो करनी ही है। लेकिन युवा जो है वो आपके युवाओं के काफ़ी आप फोकस करे हो, तो हमारे एक जैसे इंटीरियर बिजनेस में आज के डिज़ाइन का जो अभी कोर्स भी काफ़ी इंस्टीट्यूटें करवाती है कि आप कैसे इसको काम करते हो, कैसे नहीं लगते हो, उसके अंदर आपके सुथार समाज से नहीं काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग सीख रहे हैं। तो इससे लगता है आपको इस बिजनेस को एक बड़ा रूप मिल गया है, क्या है कि अपने विश्वकर्मा समाज तक सीमित नहीं रहा भाई? नहीं, इसको बहुत बड़ा रूप मिल गया है और इसको और भी इसको बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अभी हमारे जो आदमी जो भी होते हैं वो एजुकेशन नहीं होता उसका, खाली वो काम टेक्निकल और माइंड से काम करते हैं।
अगर जिस दिन एजुकेशन उनके साथ में अगर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो काफ़ी हद तक उसको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्योंकि आजकल हर चीज़ में एजुकेशन की ही ज़रूरत होती है। जब जिस दिन आजकल आप देखो आईटी सेक्टर में देखो, जैसे कॉलेज से कोई आदमी बाहर आया तो उसको कंपनी ने ले लिया। हमारे फील्ड में वो चीज़ है ही नहीं कि कौन अच्छा कारीगर, कौन अच्छा कंपटीशन करके इस फील्ड में आया और हम उसको जॉब दें या उसको काम पर रखें। तो हमारे इस समाज के अंदर एक बहुत ही बड़ी कमी है जो है एजुकेशन की और इंस्टीट्यूट की। अगर उस दिन जब तक हमारे इस समाज में अगर कारपेंटरी वर्क का एजुकेशन का कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुल जाएगा, उस दिन हमारा एजुकेशन और हमारा बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ये भी एक कारपेंट्री भी एक आर्ट का काम होता है। Yes. पूरी आर्ट है, तो आप आर्ट के साथ आप कला से भी जुड़े हुए हो, काफ़ी आप राजस्थान के लिए लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए फिल्मों में और में भी काफ़ी काम कर रहे हो। तो ये सब कैसे आपके मन में आया कि इंटीरियर बिजनेस से एक फिल्म इंडस्ट्री दोनों डिफरेंट वर्क है? नहीं, वो तो एक थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है और एक्चुअली वो है कि एक सांस्कृतिक सामाजिक फिल्म थी और एक माँ के नाम पे एक फिल्म थी, जो माँ क्या करती है बेटों के लिए, जो हमने हमारे भविष्य में हमारे जिंदगी में हमने माँ के प्रति देखा है, उसको थोड़ा सा समाज में दिखाने के लिए हमने खाली ये एक फिल्म में काम किया है। फिल्म की स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है और इसको देखने के बाद में काफ़ी जो पारिवारिक में माँ और बेटे के प्रति जो रोष रहता है वो खत्म हो जाएगा, मेरा कहना ये है। लेकिन ये रोज जो है वो काफ़ी तौर पे प्रवासी लोग बनने के बाद है कि बड़े शहरों में जब आते हैं तो लोग एक अकेलापन ज़्यादा ज़रूरी रखते हैं कि भाई मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इतने तक की फैमिली को रखते हैं। वो माँ बाप को पहली चीज़ तो यहाँ लाते नहीं है। अगर माँ बाप यहाँ आते हैं बाहर से, गांव से, तो वो यहाँ रहना पसंद नहीं करते कि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, वो खुलापन नहीं मिल पाता। तो यही कारण है कि जो माँ की महत्वता है वो कम हो गई है। नहीं, माँ की महत्वता तो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वो सोचने वालों के दिमाग के ऊपर है कि माँ की महत्वता कैसे कम होगी। माँ ने जब हमको एक से लेके, जीरो से लेके अभी यहाँ तक चढ़ाया है, तो माँ की ममता तो हमारे दिल में सबसे बड़ी है। दुनिया में माँ के सिवा तो और तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। और उसी को समर्पित करने के लिए एक माँ की स्टोरी थी, तो उसमें हमने थोड़ा सा फिल्म पे फोकस किया। फिल्म अलग इंडस्ट्री है और हमारा इंटीरियर का बिजनेस अलग इंडस्ट्री है, लेकिन एक सामाजिक समाज में थोड़ा सा इंटीमेट देने के लिए इसमें हमने लेकिन आज जो वृद्धा आश्रम हो रहे हैं वो एक हमारी उपज है, हमारी समाज की उपज है, जो कि उसमें जब हम, हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, वो हमें एक भार लगने लगते हैं, भाई हमारे जीवन में उनका भार आ गया, तो इसलिए वृद्धाश्रम काफ़ी खुल गए। तो ये सब जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध चीज़ें हैं, इनसे कहीं आपको लगता है इस फिल्म के माध्यम से लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा? हाँ, इस फिल्म के माध्यम से काफ़ी लोगों को सीखने का मिलेगा कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए और सब कभी भी ज़िंदगी में वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि जिस माँ ने हमें बड़ा किया और उसके लिए हम अगर लास्ट में वृद्धाश्रम उनको दिखाते हैं तो हमारे लिए तो ज़िंदगी खराब है। तो आप जैसे आपने बताइए फिल्मों की बात की, आप फिल्मों से और काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े, तो और काफ़ी गांव के लिए भी आप कार्य करते हो, तो क्या ऐसे कार्य हैं जिससे हमको ये लगे भी सुमेर जी ने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं? मैं समाज में काफ़ी 2-3 साल से काफ़ी एक्टिव हूँ और समाज के साथ में बहुत अच्छा लगता है, बहुत जुड़ने के लिए। जैसे मैंने 2 साल पहले मेरे गांव में भी क्रिकेट का मैच करवाता था, वहाँ से सेलिब्रिटी लेके जाता था उनको, वहाँ पे गांव में अच्छे लोगों के साथ में रहता, सबको अच्छा लगता था। लास्ट ईयर हमने बड़ौदा में भी हमारे सुतार समाज का एक क्रिकेट का मैच रखा था, जिसमें हमारे आदरणीय नरसिंह जी चीफ गेस्ट रहे थे और उसके प्रति हमें समाज को जोड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। एक क्रिकेट होता है, लेकिन समाज में जो जैसे जिस प्रति से हमें मेहमान, हमारे गेस्ट, हमारे जो युवा दोस्त, हमारे साथी सब जो मिले और उस क्रिकेट को एक अच्छा अंजाम दिया, वो एक सामाजिक एकता करने का महत्वपूर्ण वो स्थान था। खाली क्रिकेट के जरिए हमें सबको जोड़ने और सबको अलग सोचने के हिसाब से वो किया था। और अभी मैं समाज के हर काम में एक्टिव रहता हूँ। शायद समाज सेवा में कभी भी कुछ मेरे लिए काम होता है तो मैं हर जगह, हमारे बड़ौदा सुतार युवा कमेटी है, उसके दायित्व से उनके साथ में सब जगह जाके समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच लेता हूँ और हम उनके साथ में आगे बढ़ने की भी सोच रखते हैं। लेकिन आप युवा हो तो हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे, आपके समाज में जो बेटी एजुकेशन है, लड़की एजुकेशन, वो काफ़ी वीक है। आज भी वही दौर चल रहा है जो पीछे चल रहा था। तो इससे भी कहीं लगता है हमारी जो बेटियां वो पढ़ नहीं पाती है, आपके समाज की जो धारा है, जो पुरानी रूढ़िवादिता है, उसके कारण से भी आज जागरूकता बहुत कम दिखाई दे रही है। वो आपकी बात बिल्कुल सही, क्योंकि बेटी को हमारे अपने समाज में हम लोग बेटी को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं और हम ये सोचते हैं कि भी बेटी जितनी सेफ है उतनी अच्छी है। लेकिन आजकल तो एजुकेशन चाहिए, हर बेटी को पढ़ना है, हर बेटी को। जैसे दीपा कर्माकर, वो सुतार समाज हो गया, आज मान लो कि देश का नाम रोशन करे, तो हमें उनके ऊपर गर्व है। तो हमें हर समाज में थोड़ा सा बेटियों को
खुला उनको सेपरेटली अच्छा उनके दिमाग से पढ़ने की सोच देनी चाहिए और उनको उनके फ्रीडम से काम करने देना चाहिए। थोड़ा सा हमारे समाज में अभी तक वो है पुराना रवैया कि भाई हमें बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, लेकिन आजकल के माहौल में बेटी को पढ़ना है और बेटी को ही आगे बढ़ना है। तो आप युवा और राजस्थान को छोड़ के आप यहाँ पे आए, राजस्थान भी अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आपको लगता है राजस्थान के अंदर भी ये इंटीरियर जो बिजनेस है या अन्य बिजनेस में आपकी रुचि है राजस्थान के अंदर कुछ करने की? बहुत अच्छी रुचि है। अगर राजस्थान में हमें हमारी कर्म भूमि पे, हमारी जन्मभूमि पे काम करने के लिए मिले तो हम लोग हर बार यही प्रयत्न करेंगे कि हम राजस्थान से ही कुछ काम करें और राजस्थान के ही हमारे रिलेटिव, हमारे कल्चर, हमारे आदमी को, सभी को रोजगार मिले और हम उनके साथ में आगे खड़े रहें। तो क्या ऐसा राजस्थान के अंदर आप करना चाहेंगे कभी, अब आपको अवसर मिला तो? देखिए अभी हमारी तो यही एक लाइन है फर्नीचर की, जो अगर उसके लेवल पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिली तो हम 100% राजस्थान में काम करना चाहेंगे। तो अब राजस्थान के काफ़ी युवा हैं जो आप लोगों को देख रहे हैं कि भाई आज हमारे बीच में बैठने वाले सुमेर जी आज बड़ौदा के महान उद्योगपति बन गए, तो ऐसे युवा भी हैं काफ़ी लोग जो आज खाली देख के सीखने की कोशिश कर रहे हैं भाई किसने क्या किया, किसने कैसे किया, वो सीख के वो अपने जीवन की परिपाटी शुरू करें। तो एक ऐसा मैसेज क्या हमारे युवाओं को आप देना चाहेंगे? बस एक ही है, हमें साथ मिलकर चलना है। देखो हमारे साथ में ऐसा होता है 2-4 लोग अच्छे होते हैं, जिसमें 2 लोग वीक भी होते हैं, पुअर भी होते हैं, व्हाटएवर चाहे काम करने में है, तो हमें उसको साथ लेके चलना है, हमें उसको साथ में लेके चलना है। 3 आदमी चलते हैं, उसके साथ में चौथा आदमी का हाथ पकड़ के चलेंगे तो हमारे युवा 100% 100 और 110% आगे सक्सेस हो जाएंगे। जी हाँ, और कुछ? जी हाँ, अगर युवा हमारे अकेला चलो वाली नीति से दूर होकर सबके साथ चलने की नीति को अपनाएंगे और खूब मेहनत संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि युवा हमारे देश की एनर्जी है। और युवा जब चाहेगा कि हमें यह चीज़ करनी है, मन में ठान लेगा, तो निश्चित तौर पे सुमेर जी की तरह कभी हम विकट परिस्थितियों में आए और यहाँ पे आके हमने काम शुरू किया और दिन रात मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे, तो निश्चित तौर पे अगर आप भी अगर दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पे सबके साथ चलेंगे तो आपका विकास, आपको आपकी मंजिल निश्चित तौर पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।